देव अब मौली के पीछे गया, पर वो गायब थी। मौली जल्दी से ऋषभ के कमरे में आई। ऋषभ, क्या हुआ? मौली, काम हो गया। देव तो जल भुनकर राख हो गया। ऋषभ मुस्कुराकर, मैंने कहा था ना कि अगर देव तुमसे प्यार करता है तो वह इस बात को कभी सहन नहीं कर पाएगा। अब देखना कैसे खुद ही अपने मुंह से सब कुछ कबूल करता है। मौली, वह सब तो ठीक है, लेकिन अब अपना पार्टनर किसे चुनूंगी? कोई ऐसा ऑफिसर ढूंढना होगा जो इस समय मेरा साथ दे। ऋषभ, इस काम के लिए मैं सबसे बेहतर रहूंगा, क्योंकि वह मुझसे पहले से ही जलता है और सोचेगा कि मैं उससे दुश्मनी निकाल रहा हूँ। अगर आप मेरे साथ रहेंगी तो वो जल्दी टूटेगा। मौली, सही कह रहे हो तुम। देव ने मौली को सब जगह ढूंढा, पर वो कहीं दिखाई नहीं दी। यह लड़की कहाँ गायब हो गई? कहीं ऋषभ के पास तो नहीं? क्या पता वह ले गया हो उसे बहला फुसलाकर। वह गुस्से में ऋषभ के कमरे की तरफ बढ़ा। अगले चंद पलों में देव ऋषभ के कमरे के बाहर था। आज इसे नहीं छोड़ूंगा, कोई रहमदिली नहीं दिखाऊंगा। भूल जाऊंगा कि इसका चेहरा कबीर का है। उसने फटाफट से ऋषभ के कमरे का दरवाजा खोला तो हैरान रह गया। ऋषभ कमरे में अकेला था। वह देव को ऐसे आते देख उसकी तरफ घूमा। क्या हुआ? ऐसे बिगड़े हाथी की तरह क्यों घूम रहे हो? देव, मौली कहाँ है? ऋषभ खड़ा हुआ। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? यहाँ क्या करेगी वो? उसका पता तुम्हें होगा कि मुझे? देव, ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो। बताओ कहाँ है मौली? ऋषभ, पहले तुम तय करो कि मुझे मौली से दूर रहना है या पास। जब मैं उसका नाम लेता हूं तो लड़ते हो, अब नहीं ले रहा हूं तो भी कह रहे हो कि तुम्हारे पास है। खुद यहाँ उसके बारे में पूछ रहे हो। अरे तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो तुम्हें पता होगा ना। देव, तुम मुझे बातों में उलझाने की कोशिश मत करो, चुपचाप बताओ मौली कहाँ है। ऋषभ हंसता हुआ उसके पास आया। एक सलाह देता हूँ, ऊपर वाले ने जो कुछ भी दिया है उसे अपना लो खुशी खुशी। अगर ज़्यादा नखरे दिखाओगे तो ऐसे ही परेशान रहोगे। देव, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। ऋषभ, चलो कम से कम तुम्हें यह बात तो समझ में आई। देव बाहर आया कि आखिर लड़की है कहाँ। तभी उसे सामने कुछ ही दूरी पर खड़े मंजीत और मौली दिखाई दिए। उसे याद आया कि उसने सब जगह देख लिया था, पर मंजीत के कमरे में तो देखा ही नहीं। देव जल्दी से उनके पास आया। मंजीत और मौली बातें कर रहे थे, लेकिन देव को देखकर दोनों चुप हो गए। देव, मौली तुम यहाँ हो और मैं कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था तुम्हें। मौली, पर क्यों ढूंढ रहे थे? जब मैं आई थी तब तो बात करने से भी मना कर दिया था। देव, वह सब छोड़ो, तुम अभी कुछ कहकर आई थी इसलिए। मौली, अरे हाँ, अच्छा याद दिलाया तुमने। मंजीत, तुमने हमेशा देव का साथ दिया है, उससे अपनी दोस्ती निभाई है और मुझे एक किनारे कर दिया है ना। मंजीत अब चुप हो गया। मौली, बोलो ना। मंजीत, हाँ आप सही कह रही हैं भाभी जी, लेकिन आपका भी हक है मुझ पर, आप बस हुक्म करो। मौली अब देव की तरफ देखते हुए बोली, मंजीत, बात दरअसल यह है कि तुम्हारा दोस्त मुझसे शादी नहीं कर सकता और मैंने इसे जो फोटो दिखाए उनमें इसने कमी निकाल दी। मतलब कोई पसंद नहीं आया। अब मैं सोच रही हूँ कि यहाँ से किसी को पसंद कर लूँ। मंजीत हैरानी से देव को देखने लगा। देव गुस्से से बोला, तो यह बात मंजीत को क्यों बता रही हो? इसका इन सब से क्या लेना देना है? मौली, लेना देना है। तुम्हारे अलावा यहाँ मैं बस मंजीत को ही जानती हूँ। तुम्हें तो कोई पसंद नहीं आया, अब मैं मंजीत की पसंद देख लूँ। हाँ तो बताओ मंजीत, क्या कोई है ऐसा जो देव सिंह को टक्कर दे सके? मुझे इस बार देव से भी बेस्ट आर्मी वाला चाहिए। मंजीत देव की तरफ देखा। देव मंजीत को इशारे से किसी का भी नाम लेने से मना कर रहा था। मंजीत सोच में पड़ गया। यही सही मौका है। देव भाभी को खुद से दूर जाते देख शायद अपने मन की बात बोल दे। वह मुस्कुराते हुए बोला, हाँ भाभी जी, है तो सही ऐसा जो देव को हर मामले में टक्कर दे सकता है। वह इससे अक्सर बीस ही रहा है। मौली मुस्कुराते हुए, अच्छा कौन है वह? नाम बताओ मुझे, उसे भी तो इम्प्रेस करना होगा ना मुझे। देव हैरान सा मंजीत को देख रहा था कि यह बोल क्या रहा है। मंजीत, आपको उस इंसान को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
क्योंकि वह तो पहले से ही आपसे इम्प्रेस हो चुका है। मौली, कौन? मंजीत देव की तरफ हंसते हुए बोला, आप अच्छी तरह से जानते हैं उसे, कैप्टन ऋषभ रॉय। मौली यह सुनते ही खुशी से उछल पड़ी। हाँ, यह सबसे बेस्ट है, और वो मेरा दोस्त भी बन चुका है। उसका चेहरा भी कबीर का है, तो मुझे तो अपना दोस्त भी मिल जाएगा। थैंक्स मंजीत, मुझे बताने के लिए कि वह मुझे पसंद करता है। देव हैरान सा कभी मौली तो कभी मंजीत को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों उसके दोस्त हैं या दुश्मन। मौली, चलो मैं जाती हूँ ऋषभ के पास, बस 2 दिन और हैं, उसके बाद तो मैं घर जा रही हूँ, इसलिए हम दोनों को एक दूसरे को जानना होगा। कहते हुए वे ऋषभ के कमरे की तरफ बढ़ चली। देव ने मौली को रोकने के लिए आवाज़ दी, पर वह नहीं रुकी। देव गुस्से में जैसे ही उसकी ओर बढ़ा कि मंजीत ने देव का हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रहा है? देव ने गुस्से से उसे देखा और बोला, तू तो बात ही मत कर। क्या जरूरत थी मौली को ऋषभ का नाम लेने की? मंजीत, तो मैंने कुछ गलत बोला क्या? अगर उसकी हमारी बॉन्डिंग नहीं है, इसका मतलब यह तो नहीं कि वो अच्छा नहीं है। देव, लेकिन तूने नाम ही क्यों लिया किसी और का, और वो भी ऋषभ का? छोड़ मेरा हाथ, मुझे मौली को रोकना है। मंजीत, क्यों क्यों रोकना है तुझे? और तुझे क्या मतलब है अब मौली से? तू तो शादी ही नहीं करने वाला ना उससे, लेकिन उन्हें तो करनी है। देव, लेकिन मंजीत, तू तय कर ले कि करना क्या है। कभी कहता है कि मौली को सच नहीं बताना, और कभी कहता है कि उसे दूसरे से शादी करने से रोकना है। देव गुस्से में वहां से चला गया। मंजीत मन ही मन सोचने लगा, जानता हूं तू भाभी से प्यार करता है, अब तो तू खुद ही बताएगा भाभी को सच, क्योंकि तू उन्हें ऋषभ के साथ 1 मिनट भी नहीं दे सकता, तभी तो उसका नाम लिया था मैंने। मौली ऋषभ के पास आई। काम हो गया है, मंजीत ने तुम्हारा नाम लिया है। ऋषभ, कमाल है, मंजीत ने मेरा नाम लिया। आखिर उसने दिमाग चला ही दिया। दरअसल वह तुम्हें सच बताना चाहता था, लेकिन देव ने उसे रोक दिया। मानना पड़ेगा, अब देव के पास और कोई रास्ता नहीं है। वह या तो तुम्हें सच बताए या फिर तुम्हें हमेशा के लिए खो दे। उधर देव कमरे में घूम रहा था। मुझे कुछ तो करना होगा, ऋषभ को मौली से दूर करना होगा, पर क्या करूं? उसे अब तारा की याद आई। देव ने तारा को फ़ोन किया और सब कुछ कह सुनाया कि मौली ने एक ऋषभ नाम के कैप्टन को पसंद किया है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। वो मौली को समझाए। तारा यह सुनकर परेशान हो गई। हाँ, मैं बात करती हूँ अभी। उसने फ़ोन रख दिया। तारा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब माजरा क्या है। उसने जल्दी से मौली को फ़ोन किया। मौली ऋषभ के कमरे में बैठी थी। उसने तारा का फ़ोन देखा तो याद आया कि वह जल्दबाजी में अपने प्लान के बारे में उसे बताना तो भूल ही गई। ऋषभ, किसका फ़ोन है? उठाओ। मौली, मेरी बेस्ट फ्रेंड तारा का। उसने फ़ोन उठाया। तारा कैसी है? तारा, वह सब छोड़, ये देव क्या बोल रहा है? मौली, देव ने क्या कहा तुझे? तारा ने उसे सारी बातें बताई तो मौली हंसने लगी। तारा, पागल हो गई है क्या? मौली ने अब सब कुछ सच सच बता दिया। तारा, तुझे पूरा भरोसा है ना कि ऋषभ सही है? कहीं ऐसा ना हो कि देव के चक्कर में तू किसी और मुसीबत में फंस जाए। मौली मुस्कुराकर, नहीं, मुझे पूरा भरोसा है ऋषभ पर। तू जब इस इंसान से मिलेगी ना तो तुझे भी खुद ब खुद एहसास हो जाएगा कि यह इंसान गलत नहीं हो सकता। तारा, अच्छा, ऐसा क्या है इसमें? मौली ने ऋषभ की ओर देखा, जो किसी से फ़ोन पर बातें करने में बिजी था। पता नहीं यार, पर है इसमें कुछ खास बात। तारा, चल तेरी बात मान लेती हूँ, पर अपना ध्यान रखना। उसने अब देव को फ़ोन किया। देव, क्या हुआ? तुमने समझाया उसे? तारा, देव, मुझे नहीं लगता कि उसने कोई गलत इंसान चुना है, और अच्छा ही है कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही है। तुम्हारा पीछा छोड़ दिया है उसने। तुम कौन सा शादी करने वाले थे मौली से? तुम तो प्यार भी नहीं करते थे ना? देव यह सुनकर हैरान हो गया। उसने गुस्से में फ़ोन काट दिया और बिस्तर पर बैठ गया। यह क्या हो रहा है? कोई मेरी बात समझता क्यों नहीं? अरे वह ऋषभ मेरी मौली को फंसाने की कोशिश कर रहा है, पर कोई कुछ समझता ही नहीं।
क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। वह सोच में डूब गया। थोड़ी देर बाद ही ऋषभ और मौली हंसते हुए एक साथ कहीं जाते हुए दिखे। देव को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। इतनी जल्दी मान भी गया? हाँ, मानेगा क्यों नहीं, यह तो पहले से ही तैयार था। इस ऋषभ से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, पर मौली तो कम से कम मेरी भावनाओं का ख्याल रख सकती थी। क्या करूं? बुरी तरह फंस गया हूं। देव यह सोच रहा था कि मंजीत वहां आया। एक तरीका है। देव ने मंजीत की तरफ देखा और गुस्से से बोला, अब यहाँ से चला जा, नहीं तो मार के निकालूंगा तुझे। मंजीत, तू चाहे अपना गुस्सा उतार ले, पर क्या इससे सब ठीक हो जाएगा? इस परेशानी से निकलने का बस एक ही तरीका है देव, और वो क्या है? मंजीत, सच। तू भाभी को सच बता दे, ऋषभ कुछ भी नहीं कर पाएगा फिर। देव, दिमाग खराब हो गया है तेरा? मंजीत, देव, दिमाग खराब हो गया है तेरा? मंजीत, तो ठीक है, चुपचाप बैठा तमाशा देख। तू उस सच को छुपाने के लिए भाभी की खुशियों को दांव पर लगा रहा है। इतना ही होशियार है तू? देव खामोश हो गया। मंजीत, कर जो भी करना है, हमारे पास वक्त नहीं है ज़्यादा। मैंने अभी मौली भाभी को अपने घर पर बातें करते सुना है। उनके पापा मान गए हैं इस रिश्ते को लेकर। देव हैरानी से, इतनी जल्दी? मंजीत, दरअसल मौली भाभी ने पापा से बोला है कि लड़का देखने में भी और व्यवहार में भी कबीर जैसा है। भाभी ने यह भी बताया है कि उनके पापा ने कबीर को ही पसंद किया था पहले। देव एक के बाद एक हमले से परेशान हो गया। तू जा, मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। मंजीत अब कमरे से बाहर निकला तो कुछ ही दूरी पर मौली उसका इंतज़ार कर रही थी। मंजीत उसके पास आया। जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही कह दिया है। उसने मुझे सच बताने के लिए मना कर रखा है, पर खुद तो बता ही सकता है ना। तभी वहाँ ऋषभ आया। मान गए मंजीत, कमाल कर दिया तुमने। मंजीत गुस्से में, ज़्यादा खुश मत हो, मैं हमेशा देव की टीम में हूँ, पर बात यहाँ भाभी जी की खुशी की है, तो इसीलिए मैंने उनका साथ दिया। मौली, थैंक्स मंजीत, तुमने मेरा काम आसान कर दिया। ऋषभ मुस्कुराता हुआ मंजीत को देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि देव को अपना प्यार कबूल करना ही होगा, क्योंकि सारे रास्ते जो बंद हैं। रात के वक्त ऋषभ अपने कमरे में आया कि देव भी उसके पीछे पीछे पहुंच गया। ऋषभ, क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे तुमने कोई बहुत कीमती चीज़ खो दी है। देव, मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ, सही से बात नहीं कर सकते तुम? ऋषभ शांत हो गया। सॉरी, आओ अंदर बैठकर बातें करते हैं। देव, यहाँ नहीं, बाहर खुले आंगन में चलते हैं, थोड़ा टाइम टहल भी लेंगे और बात भी हो जाएगी। ऋषभ उठकर उसके पास आया। उसने महसूस किया कि देव ने शराब पी रखी है और वह हल्के नशे में भी है, पर उसने कुछ कहा नहीं। ऋषभ, सही है, चलो। दोनों खामोश से बाहर फील्ड में आ गए। शायद देव खुद को पूरी तरह से तैयार नहीं कर पाया था कि क्या करे। उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो मौली को सच बताए या फिर उसे खुद से दूर जाने दे। लेकिन उसने एक तीसरा रास्ता चुना। उसने ऋषभ को सच बताने का फैसला किया, पर मौली को नहीं। पता नहीं क्यों उसे ऋषभ पर भरोसा था कि वह ज़रूर मानेगा। ऋषभ, कुछ बोलोगी भी या ऐसे ही घूमते रहोगे? देव, जो भी बातें कर रहा हूँ ध्यान से सुनना। तुम मौली को छोड़ दो। ऋषभ, वजह क्या है इस बात की? देव, जितना मैं कह रहा हूँ उतना करो। ऋषभ, ठीक है तो तुम अपना लो। देव, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऋषभ, आखिर क्या कमी है उसमें? इतना क्यों परेशान कर रहे हो तुम उसे? देव गुस्से में बोला, क्योंकि मैं मौली से प्यार करता हूँ, पहले भी करता था, आज भी करता हूँ और आगे भी करूँगा। सुन लिया तुमने? ऋषभ अब चुपचाप देव को देखने लगा। अगर ऐसी बात है तो क्यों मना कर रहे हो? उसे क्यों दूर रख रहे हो खुद से? फिर मैं कैसे मान लूँ कि तुमने अभी जो कहा है वह सच कहा है? हो सकता है तुम मुझसे अपनी दुश्मनी निकालने के लिए ऐसा बोल रहे हो। देव, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उससे सच में प्यार करता हूँ। ऋषभ, चलो मैं मान भी लेता हूँ कि तुम मौली से सच में प्यार करते हो और तुम्हारे खातिर पीछे हट जाता हूँ, पर उससे क्या होगा?
मौली किसी और को पसंद कर लेगी। अब मौली जिसको शादी के लिए पसंद करेगी, तुम सबसे यही कहते फिरोगे क्या? और क्या हर कोई तुम्हारे लिए पीछे हटता चला जाएगा? देव खामोशी से ऋषभ को देख रहा था। ऋषभ, यह सब तभी रुकेगा जब मौली को पता होगा कि तुम उससे प्यार करते हो। इसलिए जाओ और मौली से सब कह दो। ऋषभ वापस लौटने लगा कि देव बोला, नहीं कर सकता। देव उसकी तरफ देखने लगा, क्यों नहीं कर सकते? देव, क्योंकि फिर वह मुझसे पूछेगी कि मैं चुप क्यों था अब तक, और इस बात का जवाब मैं उसे नहीं दे सकता। ऋषभ, ऐसी क्या बात हो गई कि तुम मौली को जवाब नहीं दे सकते? उससे बात छुपाने से कुछ फ़ायदा नहीं। तुम जितना राज छुपाने की कोशिश करोगे, मौली तुमसे उतना ही दूर होती चली जाएगी। अब मेरी एक बात सुन लो, कल तक तुम मौली को सब सच बता दो, वरना फिर मैं उसका हाथ थाम लूँगा और मेरी मौली की शादी हो जाएगी। देव की आंखें नम हो गईं। ऋषभ को समझ नहीं आ रहा था कि यह इतना सोच क्यों रहा है। हुआ क्या है ऐसा? देव, नहीं, रहने दो। मेरी गलती है कि तुमसे उम्मीद लगा बैठा। मैं गलत था, कहते हुए वह एक ओर बैठ गया। ऋषभ उसके सामने आ खड़ा हुआ। देखो, ज़्यादा नाटक नहीं करो, आज साफ साफ बताओ कि बात क्या है। क्या पता मैं कुछ मदद कर सकूं। देव चुपचाप बैठा रहा। ऋषभ, अगर ऐसे ही खामोश बैठे रहे तो तुम्हारी मदद कोई नहीं कर सकेगा। बोलो भी। देव, दरअसल मेरा बेस्ट फ्रेंड भी मौली से प्यार करता था। वह यह बात जानती थी, पर ना तो मेरे दोस्त ने और ना ही मौली ने मुझे कभी कुछ बताया। यह सुनते ही अब ऋषभ हैरान सा देव को देखने लगा। देव, क्या हुआ? हैरान हो गए? सोचो मुझ पर क्या गुजरी होगी। ऋषभ अब शांत होकर उसके पास बैठ गया। क्या मौली भी उसे? देव, नहीं नहीं, वो मुझसे ही प्यार करती है। ऋषभ, और वह दोस्त, क्या उसने कोई परेशानी? देव, नहीं, वह बात सिर्फ इतनी थी कि मेरे दोस्त ने यह बात मुझसे छुपाई क्योंकि वह खुद से पहले मुझे मानता था। वह नहीं चाहता था कि मैं यह सब जानूं क्योंकि उसे डर था कि यह जानकर मैं मौली को उसके लिए छोड़ दूंगा। ऋषभ, क्या तुम सच में मौली को उसके लिए छोड़ देते? देव, हाँ। ऋषभ, इतना भरोसा? देव मुस्कुराते हुए बोला, वो था ही ऐसा। अब उसने ऋषभ को अपनी, मंजीत और कबीर की दोस्ती के सारे किस्से सुनाए। ऋषभ चुपचाप सारी बातें सुन रहा था। देव ने मौली तारा की भी बातें बताई और यह भी बताया कि कबीर के जाने के बाद सब कुछ कितना बदल गया। वह कबीर को याद कर रो पड़ा। ऋषभ ने उसे सहारा दिया। देव उसके कंधे पर सिर टिकाकर बैठ गया। ऋषभ उसके दर्द को देखकर अच्छे से समझ रहा था कि देव के लिए कबीर क्या मायने रखता था, और वह बस नाराज है मौली से कि उसको एक बार सच बताना चाहिए था। देव, तुम्हें पता है, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मुझे कबीर की याद आ जाती है। ऋषभ यह सुनकर हैरान सा बोला, क्यों? मुझ में ऐसा क्या है जो मुझे देखकर तुम्हें कबीर की याद आ जाती है? देव, क्योंकि तुम बिल्कुल उसके जैसे हो। ऋषभ, मतलब क्या है तुम्हारा कि उसका जैसा हूँ? देव, पर उससे पहले तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम मेरी मौली से दूर हो जाओगे। ऋषभ यह सुनकर मुस्कुरा दिया। चलो, मौली तुम्हारी। अब बताओ मुझे कि तुम्हें मुझे देखकर कबीर की याद क्यों आती है, जबकि हम दोनों की पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग है और हम दोनों इंसान ही अलग हैं। देव, नहीं, तुम दोनों एक जैसे हो। वो इसलिए क्योंकि तुम बिल्कुल